1957 में जब जॉन भारी मन के साथ और बोझल कदमों के साथ पाकिस्तान की ट्रेन ले रहे थे तो उनके कुछ दोस्त अमरोहा स्टेशन पर उन्हें छोड़ने आए। उस मौके पे उन्होंने एक शेर कहा था। उन्होंने कहा कि अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का प्याम कह देना, मुझको पहुंचा के लौटने वालों सबको मेरा सलाम कह देना। खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी। क्या कहने जॉन से राब्ता बनने का एक अजीब सा किस्सा है। सौभाग्य से मैं दुनिया भर की जिन साहित्यिक महफिलों में उठता बैठता रहा हूँ उनमें मेरे आसपास से जॉन के यकीनन कई बार कई शेर गुजरे होंगे, लेकिन मैंने जब पहली बार कहीं से जॉन के एक मिसरे में ना वो चांदनी रही ना वो चांदना रहा सुना तो कान जैसे वहीं ठहर गए। क्योंकि ये जो चांदना लफ्ज़ है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान के वेस्टर्न यूपी के एक ख़ास अंचल में इस्तेमाल होता है। उससे मेरा भी रिश्ता रहा है। जो सूरज जब सुबह सुबह उगता है अरुण के रूप में, अपने सारथी के रूप में, तो उसकी लाल रंग की एक आभासी है जो भोर के तारों को हटाती है और उजाले को लाती है। वो जो घुला हुआ ललछोही वातावरण है, वो जो जादुई पल है, उसे वेस्टर्न यूपी में चांदना कहा जाता है। बचपन में दादी के मुंह से ये लफ्ज़ सुना था, अरे चांदना सा हो गया अब तो उठ जा। उसके बहुत दिन बाद ये शब्द शायरी में सुना। पाकिस्तान के सुने सुनाए कई शायरों के बीच इस एक अनूठे से एक एक्सपेरिमेंट ने मन में एक क्यूरियोसिटी जगाई, एक इच्छा जगाई कि यार ये शायर कौन है, से जानना चाहिए। यहाँ से जॉन को जानना शुरू किया। उनको जानने के तरीके में पहली सीढ़ी पर पता चला कि जॉन अमरोहे के हैं, आम और रोहू के लिए मशहूर अमरोहा, और मशहूर शायर रईस अमरोहा के भाई हैं। जो एक ट्रेडिशनल कहन है और जो एक ट्रेडिशनल लफ्ज़ बरतने की तरीके हैं वो जो अमरोहा में हैं, वहाँ की शोखियों में हैं, वहाँ की लफ्ज़ों की शैतानियों में हैं, उसके गवाह अमरोहा के हैं। वही अमरोहा जो बाकमाल इल्मी शायर पैदा करता है, दूसरी तरफ मकबूल फ़िल्मी शख्सियत जैसे कमाल अमरोही वहाँ से आते हैं। और वही अमरोहा जिसकी नई नस्लों को ये ज़मीनी बंदिशें आज भी घुट्टियों में पिलाई जाती हैं कि अमरोहा शहरे तख्त है, गुजरा यहाँ की सख्त है, जो छोड़े वो कमबख्त है। आज भी किसानों से कब्जा ली है सरकारों ने ज़मीन, और उस ज़मीन के ऊपर से बड़े बड़े हाईवे रेंग रहे हैं लखनऊ की तरफ जाते हुए। वो हाईवे चाहे अमरोहा से कितने भी कट के चलें, लेकिन जो अमरोहा के अदबी रस्ते हैं उनको आज भी जरा सा तंग नहीं कर पाए। और रुहेलखंड और उससे लगते मेरठ कमिश्नरी, इस पूरे इलाके का जो कहन है वो आपको जॉन की शायरी में लगातार गूंजता सुनाई देगा। और मेरी जॉन से मोहब्बत का वही पहला हुक था, वही पहली चीज़ थी जिसने मुझे जोड़ा। जैसे जॉन कहते हैं कि किसी से अहदो पैमा कर न रहियो, तो इस बस्ती में रहियो पर न रहियो, सफ़र करना है आखिर दो पलक बीच, सफ़र लंबा है बेबिस्तर न रहियो। तकसीम बर्रे सगीर या विभाजन के बाद 1947 के बाद भी 10 साल तक जॉन अमरोहा रहे, हिंदुस्तान रहे हैं। 1957 में जब जॉन भारी मन के साथ और बोझल कदमों के साथ पाकिस्तान की ट्रेन ले रहे थे तो उनके कुछ दोस्त अमरोहा स्टेशन पर उन्हें छोड़ने आए। उस मौके पे उन्होंने एक शेर कहा था। उन्होंने कहा कि अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का प्याम कह देना, मुझको पहुंचा के लौटने वालों सबको मेरा सलाम कह देना। ये सेपरेशन अलग, ये हिजरत अपनी जगह, लेकिन उस वक्त का भेजा हुआ सलाम लफ्ज़ अगर आज की इस नई जनरेशन तक पहुंचा तो ये जॉन की गज़लों में जो एक साझा विरासत की महकती मौजूदगी और मिट्टी के शेर कहने की जॉन की आदत की वजह से है। दुबई के मुशायरे हों, कहीं और के मुशायरे हों, जॉन जब कहते हैं कि मेरे लोग बैठे हुए हैं तो उन मेरे लोगों में वो दुबई में जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए भी कहते हैं। वो कहते हैं कि कराची के लोग बैठे हैं, लाहौर के लोग बैठे हैं, लेकिन साथ में कहते हैं लखनऊ वाले बैठे हैं, अमरोहा वाले बैठे हैं। तो जॉन के अंदर वो जो लखनऊ है, वो अमरोहा है, जो हिंदुस्तान है, और वो जो साझी महक है वो उनको हम जैसे सुनने वालों के करीब लाती है। जॉन के अंदर गंगा जमुना के दुआबे के बीच की वो फ़कीरी है जो गंगा के तट पर निर्गुण बाँचने वाले कबीरों से आती है, जो सूफ़ियों की मज़ारों से उठती हुई आवाज़ों से आती है, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से उठती हज़रत अमीर खुसरो की गमक से आती है, जो अजमेर शरीक से उठने वाली इबादत की महक से आती है। और यही फ़कीरी जॉन को जॉन औलिया बनाती है।
शायद यही वजह रही होगी कि मैंने भी कभी जॉन की फ़कीरी पर ये मिसरे कहे थे कि न किसी चाह राह मंजिल पर, न किसी चाह राह मंजिल पर, ना ही खुद की निगाह में होना, जॉन के औलियाए लफ्ज़ का हो ज़िंदगी के गुनाह में होना। इस ज़िंदगी के गुनाह को जॉन ने बड़ी लज्जत के साथ जिया, और वो बहुत कम शायरों को ये नसीब होता है कि वो ज़िंदगी को इस तरह जिएं और उसकी लज्जत महसूस करें। जॉन ने खुद कहा, है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं, क्या इजाज़त है एक बात कहूँ वो मगर खैर कोई बात नहीं। ये जो तरीका है कहने का, ज़िंदगी को इस बेपरवाह तरीके से बांध देने का, ये जॉन को हासिल है। मुशायरों में बड़े बेपरवाह दिखते हैं जॉन, लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत पढ़े लिखे और ओहदेदार आदमी रहे। वो पाकिस्तान सरकार की लुगत कमेटी के मेंबर रहे। लुगत कमेटी यानी कि ये वही काम था जो हिंदुस्तान में उस वक्त डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कर रहे थे, जिससे इन देशों की आधिकारिक शब्दावली, ऑफिशियल लैंग्वेज डिज़ाइन होनी थी। इसके अलावा वो जॉन पाकिस्तान की जो रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड है उसमें भी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जॉन उस पढ़ाई लिखाई, उस अनुवाद और उस एक जानकारी होने का जो उन पर बोझ है, उससे बाहर आना चाहते हैं। वो अरबी के, फ़ारसी के, हिब्रू के बड़े विद्वान हैं, जानकार हैं। इसके अलावा अपने वालिद की तरह संस्कृत भी जानते हैं। अगर आप उनका गद्य पढ़िए, उनका प्रोस पढ़िए, तो आप उन्हें उर्दू का खलील जिब्रान मान सकते हैं। उसी तरह की महक आती है उसमें से। लेकिन फिर भी जॉन इस बात को बार बार रिफ्यूज़ करते हैं कि वो इतने पढ़े लिखे हैं, और वो अपनी प्रतिभा को एक ट्रेडिशनल पढ़े लिखे आदमी की छवि से बाहर लाना चाहते हैं। जो अनगढ़पन, जो रफ कट उनकी शायरी में है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी में भी उसे उतारना चाहते रहे, और ज़िंदगी भर इसी जद्दोजहद में वो रहे। उनके कहने में एक खुददारी है कि मैं अलग फ्रेम का कवि हूँ, और ये रवायती शायरी में, ट्रेडिशनल पोइट्री में, पारंपरिक कविता में बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे ये सुनिए कि जॉन ने कहा कि साल हा साल और एक लम्हा, साल हा साल और एक लम्हा, कोई भी तो ना इनमें बल आया, खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। सो ये जो लड़का सा मैं निकल आया, जॉन से पहले कहन का ये तरीका बहुत कम देखा गया। यूं मानिए कि जॉन एक बेतरतीब खूबसूरत जंगल है, एक ऐसा जंगल जिसमें झरबेरियां हैं, कांटे हैं, खुद की तय की हुई जगहों पर अपने बाजू फैलाती हुई झाड़ियां हैं, किसी से सर्टिफिकेट ना मांगते हुए अपनी खुशबू में झूमते हुए वन फूल हैं, छल छंदों से ऊपर उठ गए दरख्त हैं, चारों तरफ कूदते हुए ख्वाबों के और लफ्ज़ों के हिरन हैं। तो कहीं खुद के पजेशन में, एक नैरेसिस कॉम्प्लेक्स में खुद पर फिदा एक शेर भी है जो लफ्ज़ों को शेर करता है। उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में अगर आप बाकी शायरों को देखें तो बाकी शायर जो हैं वो एक तरतीबवार क्यारियां हैं। मतलब वहाँ नियोजित मामला है उस उपवन का, सलीके से बनी हुई, करीने से सजी हुई कि ये चीज़ है, और उसमें एक बड़ा डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है जो जॉन की निजी ज़िंदगी में नहीं है, उनके कहन में नहीं है। और वही अनघट और वही जो अनगढ़ है, वही उनका रफ कट उनके लिए लोगों के अंदर ललक पैदा करता है, सुनने की मादा पैदा करता है। इसलिए जॉन की शायरी में अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा ख़तरनाक है, लेकिन अगर आप ज़रा से भी एडवेंचरस हैं और आप पहले से तय जो दुनियावी फ्रेम है उससे बाहर आकर कुछ नया, कुछ अनगढ़, कुछ स्पंदित, कुछ लाइव, कुछ अनहुआ, या इन सबको समेटने वाला सब कुछ करना चाहते हैं, तो जॉन की दुनिया आपके लिए बाहें फैलाए जानी कहते हुए गले लगाती हुई हाजिर है। जॉन कुछ कुछ महाकवि निराला से मिलते हैं, हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मिलते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने गज़ल को नए जाविये, काफ़िए, बहर, मुहावरे, सलीके, कहन और करीने बख्शे हैं। जॉन अपने कहन में बेमुरव्वत और बेलौस हैं, और कहीं कहीं तो मौजूदा समाजी समझ में बेशर्म भी हैं। शायरी में शायद ही पहले किसी ने ऐसा कन्फेशन इस्तेमाल किया हो जो इश्क को व्याख्या देते हुए, डिस्क्राइब करते हुए जॉन के अंदर है। बड़ा मुश्किल कन्फेशन है पहलू में टके की एक हसीना, है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है। मीर तकी मीर के लिए बड़े ऑब्सेस्ड हैं, और अपने ऑब्सेशन में
जॉन इतने मुब्तला हैं कि यगाना के बाद गालिब जैसे महान कवि को महज 25 शेर का शायर कहकर खारिज करने वाले वो बहुत ही चुनिंदा लोगों में रहे होंगे। जॉन इसीलिए हिंदुस्तान में जो एक कहावत कही जाती है कि लीक लीक तीनों चलें कायर कूद कपूत, और बिना लीक तीनों चलें सायर सिंह सपूत। तो जॉन इस पर खरे उतरते हैं, वो शायर भी हैं और वो शेर भी हैं, और कभी कभी उस दहाड़ को, उस बेधड़क दहाड़ को शायरी में और शेर में तब्दील करते हैं। जॉन पर्सनली मेरे लिए, मेरे दोनों बहुत ही महबूब शायरों जॉन कीट्स और शिव बटालवी के बाद तीसरे बहुत महबूब शायर हैं, और वो इन दोनों की तरह ही इस दौर में अपने मौजूद होने से हैरान हैं, परेशान हैं, थोड़े नाराज़ हैं, पर पशेमा नहीं हैं। और वो कहते हैं कि एक ही फ़न तो हमने सीखा है, एक ही फ़न तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। सो किसी को ऑब्लाइज करने की, किसी को प्लीज़ करने की, या जो मैं कह रहा हूँ इससे कोई बहुत बड़ा तालियों का कोई बड़ा काम हो जाएगा या लोग सुन लेंगे जान लेंगे, ये उनके मन में कहीं नहीं है। उन्होंने अपने वालिद जो शायर भी थे उनसे कहा भी था कि अब्बा मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा, और ये बड़ा ना होने की जो ख्वाहिश है ये जॉन की शायरी में लगातार दिखती है। हमारे हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर शायर हैं राजेश रेड्डी साहब, उनका एक शेर है कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो इस बच्चे की जो मासूमियत है, ये जो जॉन ने अपने वालिद साहब से कहा कि मैं बड़ा नहीं होऊंगा, ये इस मासूमियत को इंटैक्ट रखने की कोशिश है, ये इसको सुरक्षित रखने की जद्दोजहद है, जो आखिरी वक्त तक जॉन के मिसरों में, उनकी गज़लों में, उनके कहन में, उनकी ज़िंदगी में दिखाई देती है। मुशायरों में और कवि सम्मेलनों की निज़ामत के वक्त, संचालन के वक्त श्रोताओं के लिए एक बड़ी और ख़ास बात यह होती है कि आपके पास उन्हें चौंकाने के लिए क्या है, आप कैसे उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसे शेर कोट करने और बड़े शायरों के शेर कोट करने या मकबूल शेर कोट करने, इनकी एक पूरी फहरिस्त, एक पूरी लिस्ट हर सामान्य संचालक की, नाजिम के पास, मुझ जैसे खाकसार के पास होती है, और वो बढ़ती घटती रहती है। धीरे धीरे एक पूरी पीढ़ी और आपको सुनने वाले लोग मौका बमौका पढ़े गए आपके ये कवितांश और ये शेरो सुखन जान लेते हैं और इन्हें कई बार याद कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने 2009 के आसपास हिंदी के कवि सम्मेलन और उर्दू के मुशायरों में निज़ामत के संचालन के दौरान जब ऑडियंस के एक बड़े समूह में उनकी समझ से अछूते और उनकी पहचान से अजाने जॉन को पढ़ना शुरू किया, रेफ़र करना शुरू किया, तो श्रोता चौंकने लगे। जैसे अगर किसी शायरा से फिलवदी आपकी बातचीत हो रही है, उसने आपको कुछ नज़र किया और आपको कुछ कहना है, और मैंने जॉन को यूं करके कोट किया कि शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अगर कभी नोक झोंक में शेर पढ़ दिया तो पूरा माहौल एकदम चौंक जाता था, एक बड़ी चमक सी, एक बड़ी एनर्जी सी पैदा हो जाती थी। हालांकि ये भी जॉन के किरदार जैसी बड़ी अजीब बात है कि जॉन के जो शेर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नई नस्लों में मकबूल हुए, वो असली जॉन एलिया की पहचान के शेर नहीं हैं। और भाई हम भी, खाकसार भी अपने अदबी पैमाने और समझ की बंदिशों के बाहर ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि हम जॉन को कोई क्रिटिकल एनालिसिस दे रहे हैं, हम कोई आलोचनात्मक दृष्टि दे रहे हैं। लेकिन जो एक मसरूफ़ पीढ़ी है जो फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब पर, नेट पर अपना आप जीती है, खुद को जीती है, उस तक जब मैं पहली बार जॉन को लेकर गया और ये महसूस किया कि जॉन केवल एक ख़ास हिस्से के लिए नहीं है, बल्कि हर किस्म के श्रोता के लिए, हर किस्म के सामीन के सुनने वाले के लिए हैं। और मैंने देखा कि धीरे धीरे 2009 के बाद जॉन को डिजिटल वर्ल्ड पर ढूंढने वालों की संख्या में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। 2010 के आसपास जब मैं जॉन के शेर निज़ामत में मंच संचालन के दौरान पढ़ता था तो कंपैरेटिवली बहुत कम सुनने वाले मिलते थे जो उन्हें जानते थे। लेकिन तेरे आते आते ये महसूस होने लगा कि अब एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनका मुरीद हो चुका है। इंदौर, भोपाल, दुबई, शारजाह, यहाँ के जो बड़े लोकप्रिय और बड़े फेमस कवि सम्मेलन मुशायरे हैं, उनमें जब मैंने निज़ामत की और मैंने बस ये कहा कि जॉन एलिया का ये शेर सुनिए, तो केवल उनके नाम के रेफरेंस से ही
जो सुनने वालों में एक एक्सेप्टेबिलिटी देखी गई, एक स्वीकार्यता देखी गई, तालियां और वाह आह की हिलोर देखी गई, वो बड़ी ही उत्साह देने वाली थी। उसके दो कारण थे। एक तो यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इन सब का बड़ी तेजी के साथ फैलाव हो रहा था पूरे मुल्कों में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में। और दूसरा ये कि जॉन का कोई एक शेर भी कोई आदमी सुन ले तो फिर उनका मुरीद हो जाए और फिर उसे ये यकीन हो जाए कि अब जो जॉन का शेर आएगा, जो नाजिम बोलेगा और जो रेफर दिया जाएगा वो बहुत ही खूबसूरत कुछ होगा। यारों की महफिल में मैं जॉन जैसे जो शायर हैं, ख़ासतौर पे जॉन के लिए एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करता हूँ, खुदरंग। ये अलग तरीके के शायर होते हैं। मैं काफ़ी छोटा था और गांव में जहाँ हमारा पैतृक घर था वहाँ मेरी छोटी बुआ की शादी थी और मैं अपने पिता के साथ, अपने वालिद साहब जो प्रोफेसर थे उनके साथ घर गया हुआ था। तो वहाँ शादी के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदने थे, जैसे पीतल के बर्तन जो हिंदुस्तान में इन हिस्सों में, यूपी के हिस्सों में दिए जाते हैं। तो बाज़ार जाना था, एक गाड़ी, भैंसा गाड़ी जो होती है बुग्गी, वो तैयार की गई और पिताजी मेरे और उनके बड़े भाई हमारे ताऊजी, वो दोनों घूमने के लिए बाज़ार के साथ सामान लेने जाना है, परात लेने जाने हैं, कंबल लेके आने हैं। सो मैंने भी ज़िद की कि साहब मैं भी बाज़ार चलूँगा, और छोटा बच्चा था तो ज़िद मान ली गई। घूम घूम के वो दोनों भाई, मेरे वालिद साहब और उनके बड़े भाई, दुकानों पे जगह जगह जाके अच्छे पीतल के ताल परात ढूंढ रहे थे। तभी एक दुकान वाले ने खरीद फरोख्त के पैंतरे अजमाए और मेरे प्रोफेसर पिता साहब से कहा कि मास्टर साहब ये वाला थाल ले जाइए, भाई क्या खुदरंग पीतल है, ऐसी खुदरंग पीतल आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगी। अब बाकी सब तो बिक रहा था पर मुझे खुदरंग लफ्ज़ मुझे अच्छा लगा। 5-6 साल की उम्र रही होगी, ये लफ्ज़ अटक गया और बहुत वक्त बाद, शायद 12वीं क्लास में या 11वीं में ज़बान पर जब तैर आया तो मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि खुदरंग क्या होता है। एक बार हम बाजार गए थे तो वो कह रहा था खुदरंग, रंगों की कोई बात चल रही थी कि ये रंग ऐसा होता है, ये रंग वैसा होता है, तो खुदरंग क्या होता है। तो मेरे वालिद साहब ने बताया कि एक ऐसा रंग जो किसी और के पास ना हो, जो खुद आपका हो, जो आपकी इंडिविजुअलिटी को डिपिक्ट करता हो, जो हजारों लाखों लोगों में आपको पहचान ले और आपकी पहचान का रंग बन जाए, वो खुदरंग है। जॉन इसी तरह के रंग में ढले हुए खुदरंग शायर हैं। वो मुशायरों में बेहद मकबूल शायर थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में, उनके मंचीय जीवन में आप एक झुंझलाहट देखेंगे। अगर आपने उनके वीडियो देखे हों या जो लोग उनके साथ, जिन्होंने डायस शेयर की है, जिन्होंने उन्हें सामने से बैठ के सुना है, उन्हें देखिए कि एक झुंझलाहट सी उनके अंदर है। उन्हें लगता है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। और उन्होंने कहीं ये कहा भी है कि मुशायरे की दुनिया मुझे धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि कंटेम्प्रेरी लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनका खिलंदड़पन, उनका एक अनगढ़पना, उनका एक पूरी रफ कट की शायरी, ये स्वीकार नहीं की जा रही थी। उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी उठापटक थी। साथ ही उस वक्त में जो ज़्यादातर पाकिस्तानी साहित्यकार जिस तरह से सोच रहे थे, अदबी लोग, वो पाकिस्तान के हालात से ज़्यादा खुश नहीं थे और जान के रहते हुए उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी कम थी आज के मुकाबले। और मार्शल लॉ की निगाहों के बीच अपनी कहन की छटपटाहट को शेयर कर देने की जिद और बेचैनी जॉन में लगातार गूंजती सुनाई देती है। उस वक्त जॉन को जानने और खासकर मानने वाले इतने ज़्यादा भले ही नहीं थे, लेकिन आज की इस बहुत तेज़ी से सोचने वाली नई पीढ़ी ने जॉन को अब बहुत हाथों हाथ लिया है, दिल से लगा लिया है। अब जॉन को खूब पढ़ा जा रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान जॉन से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि फ़लाँ शायर की किताब तो खूब बिकती हैं, आपकी कम बिकती हैं, ऐसा क्यों है साहब, लोग आपको कम पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा? इस पर जॉन ने कहा कि भाई लोग किसकी शायरी पढ़ रहे हैं ये और बात है, अच्छी बात यह है कि लोग शायरी पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, और आज किसी और को पढ़ रहे हैं, कल किसी और को पढ़ेंगे, परसों जॉन एलिया को भी पढ़ेंगे। और देखिए कि जॉन का कहा आज सच हो रहा है। नई पीढ़ी जॉन की दीवानी हो रही है। नए पढ़ने वाले उनकी शायरी के नए नए पहलू निकाल रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है रेफरेंस फ्रेम, जिसे हिंदी में प्रयोजनीयता कहते हैं। यानी कि एक ही बात को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग रेफरेंस में, अलग अलग महत्व के साथ देखना और हर फ्रेम में उसका प्रयोजन बदल जाना, उसका मोटिव बदल जाना। ये कबीर में है, ये मीर में है, ये तुलसी में है, ये मिल्टन में है और ये जॉन में भी है। जैसे कबीर का एक दोहा ऐसा है कि उसे जीवन के अलग अलग वक्त में अलग अलग भाव दृष्टि के साथ आप उसका अलग अलग मायना निकाल सकते हैं। ऐसा गालिब के साथ भी है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इसको जब आप पढ़ेंगे और हर बार पढ़ेंगे
तो ये आपको हर बार एक नई डेफिनेशन देगा। और आप ऐसा मान के चलें कि जॉन भी यही सब करते हैं, इसीलिए मैं उन्हें कई बार शायरी का चे गुवेरा मानता हूँ। एक पूरी जमात है नौजवानों की, खासकर हिंदुस्तान में, जिन्हें चे गुवेरा के बारे में उतना पता बेशक ना हो, पर चे के अस्तित्व से, उनके चेहरे से, उनके एटीट्यूड से, उनकी बेतरतीब दाढ़ी से, उनकी कैप से एक अलग तरीके के तिलस्मी क्रांतिकारी अपनत्व का बोध पैदा होता है नौजवानों में। इसकी वजह से उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। इसी तरह जॉन को मैं शायरी का चे गुवेरा मानता हूं। वो एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा हूं, मुझे ऐसा आप स्वीकार कीजिए। उनको पता है कि मैं जॉन एलिया हूं और जॉन एलिया होने के मानी क्या है। इस एटीट्यूड में वो जितने मजे में हैं, उतना मजे में वो अपने चाहने वालों को भी ले जाते हैं। मेरी शायरी पर उनका कितना असर है ये तो पढ़ने वाले या आने वाला कल बताएगा, लेकिन खुद मुझ पर उनका बहुत असर हुआ। जिस तरह से जॉन ने ज़िंदगी जी थी और जिस तरह से शायरी को जिया था, वो कमाल था। ये कहने की हिम्मत जॉन ही कर सकते हैं कि तेरा फिराक जाने जां ऐश था क्या मेरे लिए, तेरा फिराक जाने जां ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। उनकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। क्या शेर है बताइए, उम्र गुजार दी गई। और उसमें कहते हैं कि उनकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, उनकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी और गली गली गई। या फिर ये कहना कि तो क्या बादे बहारी जा रही है, पिया जी की सवारी जा रही है। मैंने पहले भी सुनाया आपको ये शेर, है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है। ये एक अलग ही हनक का आदमी कर सकता है, ये एक अलग ही एटीट्यूड का आदमी कर सकता है, और वो जॉन है। और उनमें जो ये अदा है, जो कहन है, जो अंदाज है, वो आपको उस मुकाम पर खड़ा कर देता है लिखने वाले को, जहां पहुंचना अगर किसी के लिए पॉसिबल न रह जाए तो फिर किसी के साथ खड़े रहना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अहदे रफाकत ठीक है लेकिन मुझको ऐसा लगता है, और कह रहे हैं देखिए आप, वो अहदे रफाकत ठीक है लेकिन मुझको ऐसा लगता है, तुम तो मेरे साथ रहोगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा। ये जो खुद के दर्द में, पीड़ा में आनंदित होना, मस्त रहना और फिर उसको शायरी बना देना, यह आसान काम नहीं है। महादेवी वर्मा हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध कवियत्री, छायावाद की एक अभूतपूर्व स्तंभ, उन्होंने कहा कि मिलन का मत नाम ले रे, मैं विरह में चिर हूं। अंग्रेजी ज़बान की भी एक बहुत मशहूर पोइटेस हैं रोजेटी, उनके बारे में मैंने सुना कि वो अपनी जूतियों में, वैलियों में जो पहनती थी, उसमें छोटे छोटे कंकर भर लेती थी, ताकि हर पल जो वो पेन महसूस करें, जो पीड़ा वो महसूस करें, उसे अपनी शायरी में उतार सकें। ऐसे ही जॉन हैं। उनके एग्जिस्टेंस में, उनके होने में, उनके आराम में एक बेचैनी है, और इस बेचैनी के मजे हैं, उनको पता है कि क्या है, और उस बेचैनी से अलग हो जाने से वो डरते भी हैं। देखिए उनका ये शेर है कि चारा साजों की चार साजी से, चारा साजों की चार साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। ये जो चोट का, दर्द का, बेचैनी का, तड़प का मजा लेने का जो हुनर है, ये जॉन एलिया है। मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको ये अक्सर भुला चुकी हो क्या, मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको ये अक्सर भुला चुकी हो क्या, मेरे सब तंज बेअसर हो चुके, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या। ये जो मनोविज्ञान के, ये जो आपकी साइकोलॉजी की परतें हैं, उनके बीच से लफ्ज़ निकाल कर उसको शेर बना देना, ये जॉन एलिया को जॉन एलिया बनाता है। शायरी के सफ़र के जो हम सफ़र हैं, आप और हम, इन नए राहगीरों को जॉन एलिया दो अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं। एक है दर्शन और एक है प्रदर्शन, एक है फिलॉसफी और एक है प्रेजेंटेशन। प्रदर्शन का जॉन वो है जो आमतौर पे किसी भी डायस से आप पढ़िए तो सुनने वाले सामीन में, श्रोताओं में खूब शोर मचता है, खूब वाह दाद मिलती है आपको जॉन के नाम की। और फिलॉसफी का, दर्शन का जॉन वो है जो या तो आप खुद को मुखातिब होकर सुना सकते हैं, या फिर कुछ उन चुनिंदा मंचों पर, महफिलों में पढ़ सकते हैं जहां से सुनने वाले शायर की आवाज़, कहने का तरीका और लयकारी नहीं बल्कि शेर के मानी साथ ले जाते हैं।
और वो शेर वैसे होते हैं जिसे श्रोता अपने साथ उम्र भर लेकर चलता है। जहां मजमा हो वहां प्रदर्शन सुनाइए, जहां महफिल हो वह दर्शन सुनाइए। जैसे दर्शन का दर्शन करिए कि निकल आया मैं अपने अंदर से। देखिए क्या कह रहे हैं जॉन, निकल आया मैं अपने अंदर से, अब कोई डर नहीं है बाहर से। अब शेर सुनिए, निकल आया मैं अपने अंदर से, अब कोई डर नहीं है बाहर से। अब जो डर है मुझे तो इसका है, अब जो डर है मुझे तो इसका है, अंदर आ जाएंगे वो अंदर से। यह एक जगह जॉन कहते हैं कि आसमानों में गिर गए, यानी मैं जब पहली बार शेर सुना तो इसके नशे में 2-3 दिन रहा, सुनने पर ही। आसमानों में गिर गए यानी हम जमीन की तरफ उड़ान में थे। वाह। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की थी, जो राजनीतिक हालात थे, वो सदा से थोड़े डमाडोल रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत कम शायर इसके खिलाफ बोल पाए। इससे अलग हिंदुस्तान में जब केवल एक बार इमरजेंसी के दौरान जब थोड़ी सी अस्थिरता फैली, इंस्टेबिलिटी फैली, तो बाबा नागार्जुन, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, न जाने कितने लफ्ज़ के महारथियों ने, शब्द सारथियों ने अपनी आवाज़ पूरे दमखम के साथ हिंदुस्तान में लोकतंत्र के साथ, कॉमन मैन के साथ, आम आदमी के साथ खड़ी की। पाकिस्तान में ये थोड़ा कम संभव था, और उस चेतना के लिए, उस जागृति के लिए जो एक डेमोक्रेटिक सांस चाहिए, आपको प्राणवायु चाहिए, वो वहाँ कम थी। लेकिन जॉन अपने शायर होने की जो स्वाधीन चेतना है और अपना जो एक्सप्रेशन का राइट है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसका इस्तेमाल करने से बात नहीं आती, उसका बेलौस इस्तेमाल करते हैं। जैसे उनका एक शेर है कि धर्म की बांसुरी से राग निकले। 2 शेर सुनिए कि धर्म की बांसुरी से राग निकले, वो सुराखों से काले नाग निकले, वो गंगा जल हो या हो आबे जमजम, ये वो पानी है जिससे आग निकले। और देखिए कितनी हिम्मत से कह रहे हैं कि खुदा से ले लिया जन्नत का वादा, खुदा से ले लिया जन्नत का वादा, ये जाहिद तो बड़े ही घाघ निकले। और ये जो हम नई कोठियों में आ गए हैं और आदमियत हमने किस तरह बांध दी है, इस पर शेर कहते हैं जॉन की, है आखिर आदमियत भी कोई शय, तेरे दरबान तो बुलडॉग निकले। ये जो अलग कहने का तरीका है, ये जॉन ने बना के रखा। आपको बिरला होने के लिए जो शब्दों को निभाने की, उन्हें बरतने की जो एक न्यूनतम योग्यता चाहिए, एक स्वाभिमान चाहिए, एक खुदरंग तबीयत चाहिए, और इस बात की सलाहियत चाहिए कि अपनी शायरी को आम आदमी से कैसे कन्फेस कराना है, वो जॉन में अदबद कर सही जगह पर मौजूद है। जॉन यही हैं, ऐसे ही हैं, इसीलिए बिरले हैं। जॉन जहां पहुंच गए हैं उसकी खबर उन्हें खुद है, पर वो खुद को कई बार फंसा हुआ आदमी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो गलत वक्त में पैदा हुए हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि वो जितनी आज़ादी से अपनी बात कहना चाह रहे हैं वैसे कह नहीं पा रहे हैं, और यदि कह भी पा रहे हैं तो लोग उस तरह से उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे एक शेर सुनिएगा कि महक उठा है आंगन इस खबर से, महक उठा है आंगन इस खबर से, वो खुशबू लौट आई है सफ़र से। अब देखिए क्या अनगढ़ तरीके से वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, और जो समझने वाले हैं वो उसे समझ भी रहे हैं कि महक उठा है आंगन इस खबर से, वो खुशबू लौट आई है सफ़र से। मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, उतारे कौन अब दीवार पर से। तो ये जो एटीट्यूड की दीवार है जहां से वो खड़े होकर बोल रहे हैं, ये ऐसे है जैसे कबीर कहते हैं ना कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अब भाई ऐसा तो कबीर की जिंदगी में कुछ है नहीं कि वो सांसारिक बात से बहुत दुखी हों। उनका गम ये है कि संसार जिन बातों को उपलब्धि मान रहा है, अचीवमेंट मान रहा है, और खुश है और मगन है और नाच रहा है, खुद पर फिदा है, दरअसल वो अचीवमेंट है ही नहीं। असली अचीवमेंट, असली सुख इन सब से कहीं बहुत आगे है, और ये बात दुनिया को कबीर बता भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो कबीर के फंसे होने का गम है, ये जो एक्सप्रेशन के एक्सेप्ट होने की जिद है कि नहीं हो पा रहा है, यही गम शायद जॉन में है। यूं जॉन ने खूब शराब पी और शराब पर खूब शायरी भी की, लेकिन देखिए कि उस शायरी का एक भी शेर बहका हुआ नहीं है। वो शायरी कहीं कहीं तो उमर खय्याम और हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के समकक्ष की शायरी है, जहां जीवन के दर्शन को,
फिलॉसफी ऑफ लाइफ को डिपिक्ट करने के लिए, उसको बताने के लिए, इशारा करने के लिए इस्तेमाल हुई है वो शराब, और कविता के साथ आई है। और वो मानते भी हैं। उन्होंने कहा कि घर से हम घर तलक गए होंगे। अब जॉन है तो 2 बार घर इस्तेमाल करते हैं और दोनों बार अलग घर है। घर से हम घर तलक गए होंगे, बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र किया था क्यों। देखिए वहां से सोच के देखिए, घर से हम घर तलक गए होंगे, अपने ही आप तक गए होंगे, और हम जो अब आदमी हैं पहले कभी, हम जो अब आदमी हैं पहले कभी जाम होंगे, छलक गए होंगे। जॉन का ये शेर सुनिए और जरा याद करिए, अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार पोइट ल्यूरेट वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं। वो क्या कहते हैं, पोइट्री इज ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी कि कविता संवेदना से ज्यादा संवेदना की छलकन है। भारत के आदि कवि महाकवि वाल्मीकि, जिन्होंने क्रौंच पक्षी के जोड़े की बिछड़न को देखा और उनमें से एक साथी जो बच गया था उसके शोक को श्लोक में परिवर्तित किया, जॉन वहीं से बंधे हुए हैं। जॉन ने अपनी शायरी में कभी कोई बंधन नहीं रखा, लेकिन राय देने वाले कहाँ मानते होंगे। संभव है कि समय समय पर उनके मित्रों ने, उनके आलोचकों ने उन्हें भी सलाह दी हो। उनकी सलाह को भी जॉन ने अपने ख़ास अंदाज से सुना और उसे निभाया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, खुद को हम बदलते हैं। ठीक है भाई, आपने कह दिया, ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। इसमें सार जो है वो चलते ही हैं। यहां तक तो ठीक है, और शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। मैं उसी तरह तो बहलता हूं और सब जिस तरह बहलते हैं। कुल मिला के जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को, हर लम्हे की हरारत को, सोच की हर गिरह को, खला की हर गूंज को और शोर की हर खामोशी को न सिर्फ शायरी में ढालना, बल्कि उसको खुद में पैबस्त करते हुए एंजॉय करना और अपने सामईन को एंजॉय कराना, अपने पाठकों को एंजॉय कराना जॉन कहलाता है। तो जॉन को पढ़ें, जॉन को जिएं और एक बिल्कुल नई दुनिया में घूम के आएं, लेकिन ख्याल रहे कि जॉन के तिलस्म में दाखिल होते वक्त खुद को बाहर रख जाइए। और यकीन जानिए, जब आप बाहर जाएंगे तो मेरी तरह जॉन आपकी भी सोच का हिस्सा हो चुके होंगे। बकौल जॉन, मुझको आप अपना आप दीजिएगा, मुझको आप अपना आप दीजिएगा, और कुछ भी न मुझसे लीजिएगा। मैं जो हूं जॉन एलिया हूं जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा।